नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह कोरंगा, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, कुशल सिंह खाती स्मारक, राजकीय इंटर कॉलेज मैगड़ी स्टेट, जनपद बागेश्वर। मेरा टॉपिक है साख नियंत्रण। केंद्रीय बैंक भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की शक्ति को नियंत्रित करना साख नियंत्रण कहलाता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना ही साख नियंत्रण कहलाता है। केंद्रीय बैंक यह कार्य व्यापारिक बैंकों के माध्यम से करता है। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य हैं: नंबर 1, कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना। नंबर 3, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना। नंबर 4, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना। साख नियंत्रण की कई विधियां हैं। उन विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग या उपायों में मात्रात्मक विधियां और दूसरे भाग में गुणात्मक या चयनात्मक विधियां हैं। पहले भाग मात्रात्मक विधियों में पहला बैंक दर नीति, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, चौथा सांविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। दूसरे भाग में गुणात्मक अथवा चयनात्मक विधियों में पहला साख की राशनिंग, दूसरा उपभोक्ता साख नियमन, तीसरा सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, चौथा प्रत्यक्ष कार्यवाही, पांचवा नैतिक दबाव, छठा प्रचार। पहला भाग यानी मात्रात्मक रीतियां। साख नियंत्रण की मात्रात्मक रीतियां बैंकों के ऋण की मात्रा अथवा आकार को नियंत्रित करती है। बैंकों के नकद कोष पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, साख के प्रयोग को प्रभावित नहीं करता है। यानी मात्रात्मक रीतियां संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मात्रात्मक रीतियों में पहला बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सरकारी एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करता है। बैंक दर में वृद्धि से साख का संकुचन होता है और बैंक दर में कमी से साख का विस्तार होता है। बैंक दर बढ़ने से व्यापारिक बैंकों को ऊंची दर पर ऋण मिलता है और परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी ऋण की ब्याज दर बढ़ा देते हैं। बाजार में ऋण महंगा होता है और ऋण की मांग घटती है। परिणामस्वरूप साख का संकुचन होता है। इसे महंगी मुद्रा नीति कहते हैं। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर को बढ़ा देती है। इसके विपरीत बैंक दर घटने से व्यापारिक बैंकों को सस्ती दर पर ऋण मिलता है और परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी ऋण की ब्याज दर घटा देते हैं। बाजार में ऋण सस्ता होता है और ऋण की मांग बढ़ती है। परिणामस्वरूप साख का विस्तार होता है। इसे सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में विनियोग बढ़ाने के लिए बैंक दर को घटा दिया जाता है। अगर अल्पकालीन साख एक दिन के लिए
साख की मात्रा को घटाना या बढ़ाना है तो केंद्रीय बैंक के द्वारा दो विधियों द्वारा ये कार्य किया जाता है। पहले विधि है रेपो दर। वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अपने व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। यदि बाजार में मुद्रा का विस्तार करना है तो रेपो दर घटा दी जाती है, जिससे व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से सस्ती दर पर ऋण लेते हैं और अपने ग्राहकों को भी ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार साख का विस्तार होता है। इसके ठीक विपरीत बाजार में अगर साख का संकुचन करना होता है तो रेपो दर बढ़ा दी जाती है और रेपो दर बढ़ने से व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से महंगे दर पर ऋण लेते हैं और अपने ग्राहकों पर को भी महंगे दर पर ऋण प्रदान करते हैं। इससे लोग कम ऋण लेते हैं और साख का संकुचन होता है। अल्पकालीन साख में दूसरी विधि है रिवर्स रेपो दर। वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने आधिक्य कोष का केंद्रीय बैंक के पास जमा करके लाभ अर्जित करता है। अगर केंद्रीय बैंक को लगता है कि बाजार में साख का विस्तार करना है तो वह रिवर्स रेपो दर घटा देता है और व्यापारिक बैंक अपनी धनराशि को केंद्रीय बैंक में कम से कम रखते हैं और वह अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक ऋण देते हैं। इसके ठीक विपरीत भी यही दशा है। अगर साख का संकुचन करना है तो रिवर्स रेपो दर बढ़ा दी जाती है और रिवर्स रेपो दर बढ़ा देने से व्यापारिक बैंक अधिक से अधिक अपनी धनराशि केंद्रीय बैंक के पास जमा करती है और व्यापारिक बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने के लिए कम ऋण बचता है और बाजार में साख का संकुचन होता है। साख नियंत्रण की मात्रात्मक रीतियों में दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय है केंद्रीय बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में सरकारी तथा अन्य अनुमानित प्रतिभूतियों को खरीदना अथवा बेचना। सरकारी प्रतिभूतियां जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, एनएससी, बॉन्ड इत्यादि आते हैं। खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय साख का संकुचन लागत लाता है और खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद साख का विस्तार लाता है। जब मुद्रा बाजार में मुद्रा की अधिकता होती है तब केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियां बेचना प्रारंभ कर देता है। जनता अपनी नकदी अथवा बचत कोषों से केंद्रीय बैंक द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभूतियों का क्रय करना शुरू कर देता है। इस प्रकार नकदी केंद्रीय बैंक को लौट जाती है और प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बैंकों के नकद कोष में कमी आ जाती है। बैंकों के नकद कोष कम हो जाने के कारण उनको साख मुद्रा का संकुचन करने पर बाध्य होना पड़ता है। इसके ठीक विपरीत जब मुद्रा की कमी हो जाती है तब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना आरंभ कर देता है। वह बदले में नकद धनराशि देता है, जिससे जनता के हाथ में
मुद्रा की मात्रा पहुंच जाती है, जिसका कुछ भाग बैंकों में भी जमा किया जाता है। बैंकों के पास अधिक जमा बढ़ जाने से वह अधिक साख का सृजन करने में समर्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप साख का विस्तार होता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा औस्फीति का दबाव नियंत्रित हो पाता है। साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियों में तीसरा नगद कोष अनुपात CRR दर CRR व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे नकद कोष अनुपात कहते हैं। नगद कोष अनुपात में वृद्धि साख का संकुचन लाता है और नगद कोष अनुपात में कमी साख का विस्तार लाता है। यदि केंद्रीय बैंक साख संकुचन करना चाहता है, तब वह नगद कोष अनुपात को बढ़ा देगा, जिससे व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों में कमी हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप उसकी साख निर्माण की शक्ति कम हो जाएगी और परिणाम स्वरूप साख संकुचन होगा। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है, तो वह नगद कोष अनुपात में कमी कर देगा। इसके परिणाम स्वरूप बैंकों के नगद कोष बढ़ जाते हैं और साख का निर्माण अधिक होगा, अर्थात साख का विस्तार संभव हो जाएगा। साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियों में चौथा सांविधिक तरलता अनुपात SLR प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में या अन्य तरल परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि साख का संकुचन लाता है तथा सांविधिक तरलता अनुपात में कमी साख का विस्तार लाता है। साख नियंत्रण की दूसरी भाग यानी गुणात्मक या चयनात्मक विधियां या रीतियां। गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण वह साख नियंत्रण है जो कुछ विशेष उद्देश्य के लिए दी जाने वाली तथा विशेष बैंकों द्वारा दी गई साख की मात्रा को नियमित करता है। इसका प्रभाव साख की कुल मात्रा पर नहीं पड़ता, यानी कुछ विशेष क्षेत्रों में ही नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इसे चयनात्मक विधियां भी कहा जाता है। साख नियंत्रण की गुणात्मक या चयनात्मक रीतियों में पहला साख की राशनिंग। साख की राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा या कोटा निर्धारित करना है। व्यापारिक बैंक कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते हैं। साख नियंत्रण की गुणात्मक या चयनात्मक विधियों में दूसरा उपभोक्ता साख नियमन। इस रीति के अंतर्गत टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को दी जाने वाली साख का नियंत्रण किया जाता है। इस रीति के अंतर्गत मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं को किस्त साख के आधार पर बेची जाती हो, उन पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। प्रारंभिक किस्त की राशि बढ़ा दी जाती है और अधिकतम भुगतान समय कम कर दिया जाता है। मुद्रा संकुचन में इसके ठीक विपरीत कार्रवाई की जाती है। साख नियंत्रण की गुणात्मक या चयनात्मक विधियों में तीसरा सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। प्रतिभूतियों के मूल्य
और उधार दी जाने वाली राशि के अंतर को सीमा कहते हैं। यदि केंद्रीय बैंक किसी विशेष वस्तु के प्रति साख का विस्तार करना चाहती है तो वह सीमांत आवश्यकता अनुपात को कम कर देती है, जिससे उपभोक्ताओं को उनकी वस्तुओं के भंडार के प्रति अधिक ऋण मिलने लगता है। साख के संकुचन में इसके ठीक विपरीत होता है। साख नियंत्रण की गुणात्मक या चयनात्मक विधियों में चौथा, प्रत्यक्ष कार्रवाई। केंद्रीय बैंक किसी भी व्यापारिक बैंक के प्रति प्रत्यक्ष कार्यवाही भी कर सकता है। यदि केंद्रीय बैंक के नियमों का अनुसरण नहीं करते तो दंडनीय ब्याज दर, दोषी बैंक का बंद करने की आज्ञा देना आदि कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जा सकते हैं। साख नियंत्रण के गुणात्मक विधियों में पांचवा नैतिक दबाव। व्यापारिक बैंकों को समझा बुझाकर, प्रार्थना करके तथा नैतिक दबाव डालकर उनको अपनी नीति का अनुसरण कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में अंतिम यानी छठा है प्रचार। आधुनिक समय में केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों का उचित प्रचार करके भी जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करता है। जनता में लोगों को अधिक जागरूक करके भी किसी विशेष क्षेत्र में साख को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के साथ साख नियंत्रण का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।